नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो जो हफ्ते दर हफ्ते साल दर साल आपकी मदद लगातार करता आया है, कर रहा है और करता रहेगा। जहां तक बात है रियल एस्टेट की, प्रॉपर्टी की, चाहे भी आप कुछ खरीदे बेचे, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहें, मार्केट को समझना चाहें, ज़मीन हो, दुकान हो, मकान हो, एवरीथिंग यू कैन रिलाई ऑन अस। तो चलिए आज के शो की भी शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान हैं एनारॉक के ईडी मोहम्मद असलम साहब, ईडी कैपिटल मार्केट्स इनफैक्ट उनके स्पेशलाइजेशन है। तो असलम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमेशा की तरह सीएनबीसी आवाज़ पर। और शुरुआत हम वैसे ही करेंगे कि एक आइडिया लेना चाहेंगे आपसे बाजार में, क्योंकि मौसम बदल रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट में भी थोड़े थोड़े मौसम बदल रहे हैं। सही बोला आपने विपिन जी कि एक्चुअली मौसम तो बदल रहा है। एक्चुअली मैं पूना से हूँ, तो पूना में तो ठंड शुरू हो गई है। रात में काफी ठंड रहती है, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में आप कह सकते हैं कि आहट हो रही है कि थोड़ा 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 सा जो फ्रेंजी था या जो एक फ्रेंजी चल रहा है अभी भी, मैं तो कहूँगा काफी मार्केट्स में, तो वो उसके लिए थोड़ा सा सेल्स में कुछ जो आपके हम जो फिगर्स देख रहे हैं थोड़े फ्लैटनिंग हो रहे हैं, जो कि पिछले 2.5-3 साल से जो हम देख रहे थे लगातार अपवर्ड ट्रेंड में थे। सो स्पेशली अगर एमएमआर रीजन की बात करें तो वहाँ पे हमने ऐसा देखा है, एनारॉक जो हमारी रिसर्च टीम है उनके हिसाब से उस एरिया में फ्लैटनिंग हो रहे हैं प्राइसिंग। और उसका एक रीजन ये भी हो सकता है, क्योंकि उससे पहले मैं ये बोलूंगा कि लेकिन अभी भी अगर आप देखें बैंगलोर या एनसीआर रीजन में, वहाँ प्राइसेस काफी काफी बढ़ रहे हैं और अभी भी इतना ज्यादा वहाँ पे थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कि वहाँ ठंड पहले पड़ती है, लेकिन वहाँ ठंड नहीं आई है रियल स्टेट में। इसका एमएमआर का रीजन ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी ये मार्केट काफी दूसरी मार्केट से ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव था और अभी भी सब काफी एक्सपेंसिव है। और क्योंकि अफोर्डेबल इतना अच्छा नहीं कर रहा है पैन इंडिया, तो जो पीपल हैं जो बाय कर रहे थे अभी तक, ये मिड सेगमेंट या हाई एंड सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट, उसी में सबसे ज्यादा आप ट्रैक्शन देख रहे थे। अभी यही है कि प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि डेवलपर भी थोड़ा इस बार थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बहुत ही सेंसिबली डिसाइड कर रहे हैं कि वो अपने आप को, दे डोंट वांट टू मेक देम आउट ऑफ द मार्केट, की मार्केट में वो प्राइस पे बेचें या वो प्राइस पे डालें जहाँ पे वो प्राइस लोग अफोर्ड ही ना कर सकें। असलम साहब, आपको तो क्या उसका लग रहा दूसरा है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपर्स के लिए टॉप लाइन को छोड़ के बॉटम लाइन देखने का वक्त आ गया है? एब्सोल्युटली, मैं बस उसी पे आ रहा था कि वो बॉटम लाइन के ऊपर अभी ध्यान उनको देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर देखेंगे जो अनाउंसमेंट आप देख रहे हैं, पैन इंडिया लैंड तो खरीदे गए हैं, लैंड खरीदे हैं, जॉइंट वेंचर्स हुए हैं, डीएम्स हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी उन्होंने तो अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट नहीं करेगी तो डेफिनेटली उनको अपना बॉटम लाइन देखने का रीजन रहेगा। तो लेकिन इस बार ये अच्छी बात है विपिन जी, जो हमने दो साइकिल तो शायद आपने मैंने देखी है साथ में, कि इस बार थोड़े से वो भी कॉन्शियस है कि प्राइसिंग को उतना भी ज्यादा ना बढ़ाया जाए। इसलिए मैंने बोला कि इस एरिया में प्राइसेस थोड़े फ्लैटनिंग हो रहे हैं, वो लोग नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका जैसा वे आउट वो लोग कर रहे हैं कि अभी आपके जो घर हैं वो थोड़े से उसमें वो श्रिंक कर रहे हैं, सो दैट कि जो प्राइस है वो प्राइस पॉइंट भी रहे, आपका टॉप लाइन बॉटम लाइन भी आपकी इंटैक्ट रहे, और आपका जो एक आपके बायर हैं उनके लिए ऐसा ना हो जाए कि अनअफोर्डेबल ही हो जाएगा। सो अभी ये मुंबई एमएमआर रीजन की बात है, लेकिन अभी भी एनसीआर में काफी एरियाज हैं, बैंगलोर एरिया में काफी हैं, पुणे में है, जहाँ पे प्राइसेस अभी भी एक अच्छे लेवल से या एक अच्छी स्टडी स्पीड से या स्टडी मूवमेंट है उसमें प्राइस में अपवर्ड की तरफ, क्योंकि इन सब एरिया में काफी डिमांड है और काफी जो इन्वेंटरी है वो काफी अभी भी लैप अप हो रही है। और जिस तरह से हमने शायद पिछली बार भी बात की थी कि अभी जो इन्वेंटरी जो लॉन्चेस हैं, वो इन्वेंटरी आई थिंक वो भी अब्सॉर्ब हो चुकी है। सो नए आपको अभी नए लॉन्चेस नहीं हो रहे हैं इन्वेंटरी मार्केट में। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है कि इन्वेंटरी इन दीज मार्केट्स अवेलेबल, लेकिन एट अ हायर प्राइस, और जो इन्वेंटरी है, जो अब आउटस्कर्ट में इन्वेंटरी आना है वो आने के दिनों में आने वाला है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसे देखें तो मुझे लगता है ये एक अच्छा साइन है कि डेवलपर इस चीज के लिए कॉन्शियस है कि इस बार मार्केट के रेट इस तरह से भी ना बढ़ा दिया जाए कि वो कोई जी, खरीदारी ना बचे मार्केट। ठीक है। तो और ओवरऑल मार्केट अपने आप को रिकैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा है। जहां पर भाव कई मार्केट्स में, कई माइक्रो मार्केट्स में पीक आउट कर गए हैं, तो वो डेवलपर्स की नज़र में है। कुछ जगह हमको प्लेटू बनता हुआ दिख रहा है। इन्वेंट्री मतलब डिमांड सप्लाई का भी थोड़ा यहाँ पर मामला रहेगा।
और करंट इकोनॉमिक सिनेरियो इनफैक्ट उस पर एक इम्पैक्ट डालता है। ये तो आने वाला वक्त थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इस हिसाब से कि ये हवा का रुख या मौसम का रुख, बदलाव का रुख कैसा होता है। राइट, चलिए अब इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर मुकेश देशमुख, औरंगाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आज आप? नमस्ते विपिन जी, नमस्ते असलम जी। नमस्कार सर। आई एम द रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस योर प्रोग्राम। Thank you. तो मुझे एक्चुअली मैंने एक 2 BHK फ्लैट परचेस किया है पुणे में, मोशी एरिया में, 2014 में। Okay. 2014 में, एंड एट दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ द फ्लैट वाज 38 lakhs। मेरा जो लोकेशन है वो है तुलिप स्वप्नलोक हाउसिंग सोसाइटी नियर मोशी चौक, मोशी एरिया। ओके। हाँ, अभी बट इन लास्ट ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स आई कुड नॉट फाइंड मच एप्रिसिएशन एंड आई वाज परचेज दिस फ्लैट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है। तो मेरा ये सवाल था सर कि कैन आई सेल द फ्लैट एंड हाउ मच इज द एप्रिसिएशन शैल आई गेट, और कैन आई सेल द फ्लैट एंड बाय एट अदर लोकेशन एट पुणे, और कैन आई शैल कंटिन्यू द सेम इन्वेस्टमेंट होपिंग सम गुड एप्रिसिएशन इन द फ्यूचर। ठीक है, वो हम असलम साहब से पूछेंगे, लेकिन एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल मेरा। आपने 37 लाख बताया 2014 की कीमत, अभी कुछ आइडिया कि कितने में मिल रहे हैं आपके वहां पे घर? नहीं सर, आइडिया तो नहीं है, पर आपको मोटा आइडिया ये है कि एप्रिसिएशन नहीं हुआ आपके मन में, ये सवाल है, दुविधा है। ठीक है असलम साहब, तो मोशी में इनका घर है, 37 लाख रुपए में इन्होंने खरीदा 2014 में, और उनको लग रहा है कि अभी कुछ खास रिटर्न मिलने नहीं वाला। हालांकि शायद एग्जैक्टली मार्केट में इन्होंने बहुत सर्च नहीं किया है कि क्या भाव चल रहा है, लेकिन क्या ये चाहते हैं कि या तो उसमें रुके रहें, आगे आने वाले वक्त में इन्हें एप्रिसिएशन मिल जाए कुछ, या फिर री इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन देखें? विपिन जी, एक्चुअली मोशी जो पुणे में एक एरिया है, वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उन एरियाज में से है जहां पर एक्चुअली जो एक तेजी आई है उसका उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं आया है। सो मोशी थोड़ा पीसीएमसी में थोड़ा पीसीएमसी का एरिया है, लेकिन उसका जो लोकेशन है ज्योग्राफिकली वो इस तरह से है कि आप ना प्रॉपर पीसीएमसी में है, ना वेस्ट पार्ट ऑफ द पुणे में है, और ईस्ट में तो आप है ही नहीं। तो वो डेफिनेटली इनका कहना ठीक है कि जो एक ओवरऑल तेजी पुणे ने भी देखी है इस बार, और जो और एरिया जैसे वेस्ट और इवन साउथ में काफी अच्छी तेजी आई, जो हमेशा से एक थोड़ा इलाका थोड़ा सा लैग रहता था, और ईस्ट और वेस्ट तो डेफिनेटली बहुत अच्छे गए हैं। लेकिन मोशी में इतना ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं हुआ है। उसके रीजंस है कि आपके काफी इकोनॉमिक ड्राइवर्स, या जो जिसकी वजह से पुणे अपने आप में एक मार्केट कहलाता है, वो काफी दूर है उनसे, और उस एरिया में लोगों का इंटरेस्ट काफी कम रहा है सेटल होने के लिए। तो जो उस एरिया के लोकल्स हैं, उन्हीं लोगों ने वहां पे लिया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, और आई थिंक वो एक डिसीजन है जो कई बार हमारा थोड़ा अगर बिना रिसर्च करे हम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपने रिसर्च नहीं करा होगा, लेकिन समटाइम्स वी आल्सो गो रॉन्ग हम कुछ भी प्रेडिक्शन करने के लिए। तो मेरी राय इसमें ये रहेगी कि ऑलरेडी आपने 2014 में लिया है, 10 साल हो चुके हैं, तो प्रॉपर्टी भी अपने आप में पुरानी हो चुकी होगी, और जिस तरह से अब नए-नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और भी नए एमिनिटीज के आ रहे हैं, तो लोगों को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मोशी में भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं हो रहे जिस तरह से बाकी एरिया में है। लेकिन डेफिनेटली जब उनका कंपैरिजन होगा आपकी बिल्डिंग से, तो आपकी फ्लैट से, तो वो आपके लोगों की प्रेफरेंस में नहीं आएगा। तो मेरा आपको सलाह यही रहेगी, 37 में आपने लिया था, डेफिनेटली ये तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपकी प्राइस से ज्यादा आएगा। 10 साल में आपको एक मिनिमल जो भी रेट ऑफ रिटर्न आप ले सकते हैं, उस हिसाब से आपको उसका एप्रिसिएशन हो चुका होगा, और आपने अगर नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली मेरे ख्याल में तो सिर्फ फौरन आप बेच दीजिए, आपको अगर अच्छा बायर मिलता है। और आप क्योंकि मोशी में है, तो आप पीसीएमसी एरिया या वेस्ट पार्ट ऑफ द पुणे, निगड़ी, बोपोडी, इन सब एरिया में, या फिर आप वेस्ट में किबले वगैरह में, मेन एरिया के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से मेरा ख्याल से आपका बिकेगा, उसी बजट में आपको इन एरियाज में अच्छा फ्लैट मिल जाएगा। ये सब एरियाज जो हैं, स्पेशली किबले या मामूदी, ये एरिया जो है वो एकदम एक्सप्रेसवे से लगते हैं, और अभी फ्यूचर में जो हमको दिख रहा है एक्सप्रेसवे के आसपास की जो एरिया है वो काफी अप्रिशिएट करेंगे। तो मेरी राय इसमें ये होगी कि आप उसमें से निकल जाएं और इन सब एरिया में देखें और अच्छा फ्लैट ले सकते हैं। राइट, तो देशमुख साहब देखिए, काफ़ी विस्तृत सलाह दे दी यहाँ पर आपको असलम साहब ने। पहली बात तो ये कुछ 2-3 क्लियर टेक अवेज हैं कि बदकिस्मती ही कहें इसको कि जब पूरे देश में तेज़ी है मार्केट में, तो मोशी में वो फ़ायदा आता हुआ नहीं दिखा। होता है शेयर बाज़ार में भी कई बार कि मार्केट बहुत तेज़ी है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर शेयर्स हैं जो हिलते नहीं हैं, आपको लगता है कि मेरा ही शेयर नहीं चल रहा। लगभग कुछ वैसी स्थिति यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं।
दूसरा उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि आप इससे निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिलहाल आगे भी इस तरह का कोई ट्रेंड दिखाई नहीं देता है। कुछ एक एरिया उन्होंने सजेस्ट किए हैं जहाँ उनको लगता है उनके रिसर्च के हिसाब से कि आगे तेजी आएगी, तो यहाँ से जो भाव का भाव मिले या थोड़ा बहुत ऊपर मिले उतने ही पैसे में वहाँ पर निवेश हो सकता है। तो आपके लिए क्लियर कट कि आपको इसमें से निकल जाना है जो मन में दुविधा थी, और उन पैसों को उन इलाकों में इन्वेस्ट करना है जो असलम साहब ने अभी आपको सजेस्ट किए हैं, पुणे के आपके ही बजट में आ जाएगा। चलिए, ये सलाह हो गई देशमुख साहब के लिए। अब अगले हमारे कॉलर है मिस्टर निनाद तलेकर फ्रॉम मुंबई। निनाद साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा आज? गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली मैंने एक प्रॉपर्टी लिया था 2018 में। ये 2 BHK बेसिकली अक्षर डेवलपर जो बिल्डर है उसका प्रॉपर्टी है, और ये नियरेस्ट पनवेल जो न्यू नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है इससे कुछ 10 किलोमीटर दूर रहेगा ये। ओके। तो ये प्रॉपर्टी लिया था 2018 में और अभी 6 साल हुआ है, लेकिन कुछ डिमांड बढ़ रहा नहीं है वहाँ पर। जो रेट में मैंने लिया था उससे भी मतलब कस्टमर्स तो नहीं है उधर ज्यादा। कोई मतलब बिल्डर का भी अभी बहुत बड़ा टाउनशिप है बेसिकली ये, और आजू बाजू में भी बहुत प्रोजेक्ट्स है, लेकिन उतने कस्टमर्स मतलब उधर उतना डिमांड नहीं है। बिल्डर ने कुछ 1800 फ्लैट्स है, 600 ही अभी तक डेवलप हुए हैं। क्लब हाउस अब तक रेडी नहीं है, उसका कुछ स्टार्ट भी नहीं किया उसने कंस्ट्रक्शन। इवन 600 में से कुछ हाल ही में 150 या 200 फ्लैट ही बिके गए रहेंगे, और ओसी भी हाल ही में आया है, पिछले साल ही आया है ओसी। तो इतना डिमांड बढ़ रहा नहीं, तो आप लोग जो जितने भी उधर इन्वेस्टमेंट किया है वो तो फंस गया, ऐसा हो गया है। कोई ज्यादा कस्टमर भी नहीं है, तो उसमें आगे क्या कर सकते हैं हम लोग? ठीक है निनाद साहब, बिल्कुल आपकी इस दुविधा के हम थोड़ा इसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो असलम साहब, लगभग उसी लाइन का सवाल है जो आपने अभी कहा कि सर्टेन टाइम पूरा मार्केट ग्रो हो रहा है, लेकिन कुछ एरियाज हैं, कुछ प्रोजेक्ट हैं जो नहीं चलते। इत्तेफाक से या बदकिस्मती से निनाद साहब के भी प्रोजेक्ट लगभग उसी लाइन में है, जहाँ इनको लग रहा है कि उनके प्रोजेक्ट में कुछ खास आ नहीं रहा। अच्छा, सप्लाई भी बहुत बड़ी है जो आगे आने वाली है, अभी बना भी कम है। ये इस मामले में खुशकिस्मत है कि इनको मिल रहा है पोजीशन, लेकिन जो अप्रिसिएशन इन्होंने सोचा होगा वो नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए? जी, एक्चुअली मैं उनका सवाल बिल्कुल भी नहीं सुन पाया। मैं एक्चुअली इशारा कर रहा था कि सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा, लेकिन अगर आप बता देंगे तो रिप्लाई। हाँ जी, तो बस इतना ही है कि इन्होंने रसायनी पनवेल में अक्षर रिवर गेट एक प्रोजेक्ट है वो उसमें निवेश किया था, और इनका कहना है 6 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ खास उसमें अप्रिसिएशन नहीं है। और वो बड़ा प्रोजेक्ट है, 1800 से ज़्यादा फ्लैट्स की सप्लाई आनी है, लेकिन बने अभी बहुत कम है, 400-500 ही हैं, उसमें से 150 हैंडओवर हो रहे हैं। तो कुल मिला के इनको लग रहा है कि फंस गए हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर इनकी तरह और भी हैं, उन सबको ये महसूस हो रहा है इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन 6 साल बाद भी कुछ हिल नहीं रहा। नहीं, एक्चुअली आपने सही बोला। ये 2018 के आसपास जब एयरपोर्ट का काफी धूम था, तो उन दिनों में ये सब एरियाज में काफी प्रोजेक्ट भी लॉन्च हुए, और काफी प्रोजेक्ट के बारे में लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, और ऐसे प्रोजेक्ट में भी लॉन्च किया जहाँ पे कि काफी बहुत ही आपको मिनिमल प्राइस में घर मिल रहे थे। तो मुझे लगता है ये उनमें से एक प्रोजेक्ट है। इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानकारी रखता हूँ कि प्रोजेक्ट कौन सा है, लेकिन डेफिनेटली आपने सही बोला कि रसायनी और ये नवी मुंबई या पनवेल या नैना, इन सब एरियाज में अभी आने वाले टाइम में अच्छा टाइम है। लेकिन ऑल डिपेंड्स कि आपका कितना धैर्य है, आप कितना रुक सकते हैं इसमें। और आपने जैसे बोला कि अभी 1800 में से 150 ही है और काफी सप्लाई अभी और है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप वेट कर सकते हैं, या आप अगर एक डेवलपर से बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने बोला 4-5 काफी लोग हैं इन्वेस्टर जो इस तरह से वहां पे फंसे हैं। तो अगर डेवलपर्स के बाद जाके देख के, या प्रोजेक्ट साइट पे जाके आप देखें कि काम किस तेजी से चल रहा है, उसमें आपको क्या लगता है, थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी पता करने के लिए कि फ्यूचर में इंटेंशन क्या है डेवलपर का, कब तक है। अगर तो ये काम चल रहा है और कोई इशू नहीं है, और ये काम लेट्स से कि और 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, तो मुझे लगता है आपको स्टे करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस प्राइस में आपने लिया था उस प्राइस पे आज इस एरिया में नहीं मिलेगा। और 4-5 साल अगर आप रुक सकते हैं, और आपको लगता है कि डेवलपर भी डेफिनेटली इंटेंशन है कंप्लीट करने का, तो आपको रुकना चाहिए। क्योंकि एक बार एयरपोर्ट आने के बाद और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं पूरे नवी मुंबई में, वो नया एक तरह से रिवैम्प हो रहा है वो पूरा एरिया, तो आपको डेफिनेटली इसमें फायदा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि डेवलपर की साइड से कुछ इशू है कि जहाँ पे प्रोजेक्ट हिल ही नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, तो आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है जी, तो 2 यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हैं। या तो आपको लग रहा है कि भाई ये आगे
कुछ खास नहीं होना, सप्लाई का कोई पता नहीं है, ये नहीं है, आ भी जाएगी तो क्या, तो निकल जाइए अगर ये दुविधा है। लेकिन अगर थोड़ा रुकने की गुंजाइश बनती है, आपको तुरंत पैसों की ज़रूरत उस तरीके से नहीं है, या आप थोड़े दिन और इंतज़ार कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये बात सही है कि जिस प्राइस पे आपने लिया है वो प्राइस अब तो नहीं मिल सकता, उतना इन्फ्लेशन ही जुड़ गया, उतनी कॉस्ट ऊपर चली गई। तो आप रुकेंगे तो आपको डिमांड शायद आगे पीछे आ जाए कभी, लेकिन वो कॉस्ट फैक्टर का फ़ायदा मिलेगा। तो इस थॉट से आप रुक भी सकते हैं। अब ये कॉल आपको लेनी है कि क्या है, दोनों ही ऑप्शंस का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, या क्या थॉट है उसके पीछे, वो आपको बता दिया असलम साहब ने। चलिए इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद होंगे कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल। Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे आज के मेहमान मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे बातचीत हमारी लगातार जारी है। कुछ ईमेल्स हम ले लेते हैं। मिस्टर रविंद्र का एक ईमेल हमारे पास है और ये आपने हमें भेजा है पुणे से। सर, इनका सवाल ये है कि आपके ओपिनियन पूछ रहे हैं पलोदी बालेवाड़ी प्रोजेक्ट, जो कि विलास जावड़ेकर साहब का प्रोजेक्ट है, और वहाँ 3 BHK इनको मिल रहा है। 1135 का उसका कारपेट एरिया और करीब 1.25 करोड़ की उसकी कॉस्टिंग है। तो इनका ये मानना है कि वहाँ पर कुछ फ्लड लाइन वगैरह है नदी होने के आसपास, लेकिन क्या ये सही है? और मॉनसून कंडीशन के हिसाब से जिस तरह से पुणे में पानी गिरता है इन दिनों, क्या ये लोकेशन सही है, क्या प्रोजेक्ट सही है? और कुछ और अगर वहाँ पर उन्हें प्रॉपर्टी के ऑप्शंस मिलते हैं जो उसी के आसपास हों, तो क्या ये तब भी उन्हें कंसीडर करना चाहिए? तो थोड़ा गाइडेंस चाहते हैं। खासतौर पे मुझे लग रहा है कि इनके मन में वो रिवर साइड और थोड़ा पानी और फ्लड्स और इनकी चिंता है। देखिए, मेरे को लगता है इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विलास जावड़ेकर अपने आप में काफी रिनाउंड नेम है और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा से ऐसा रहा है कि कुछ उनके बारे में नेगेटिविटी नहीं है। बहुत अच्छी तरह वो अपने क्लाइंट्स का ख्याल रखते हैं और जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको अच्छी तरह फॉलो करते हैं। आप देखिए, प्राइस भी इस हिसाब से बालेवाड़ी में उस एरिया में बहुत ज्यादा बड़ा प्राइस है ये एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि इनको इस विलास जावड़ेकर का अगर प्रोजेक्ट उन्होंने फाइनल किया है तो वो डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ सकते हैं। रही बात आपकी रेड लाइन ब्लू लाइन की, तो पूना अपने आप में एक एक्चुअली रिवर के साइड में ही है और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन और रिवर फ्रंट को लेके और उसको एज एन एमिनिटी बता के बिके जा रहे हैं और बेच भी रहे हैं। लेकिन इसके लिए पीसीएमसी और पीएमसी दोनों बहुत कॉन्शियस हैं, जो यहाँ पे कॉर्पोरेशन है, और वो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और उनके रेगुलेशन है कि आपको रिवर से कितना डिस्टेंस छोड़ना है। तो उसमें वो रेड लाइन, उसके बाद ब्लू लाइन, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है मार्जिन छोड़ के। तो वो सारे नॉर्म्स हैं जो मैं और डेवलपर की बात ना करूं, अगर हम नहीं कर रहे हैं और हम अगर विलास जावड़ेकर पे ही बात कर रहे हैं, तो मैं ये आपको श्योरली कह सकता हूं कि उन्होंने डेफिनेटली इन सब चीजों को ध्यान में रखा होगा। तो वो, अगर आपको उस चीज के लिए डर है तो आप डेफिनेटली उसको निकाल सकते हैं मन से। विलास जावड़ेकर अपने आप में अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसलिए उनके प्राइसिंग भी थोड़े हाई रहते हैं। लेकिन उस एरिया में आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाएंगे, आप कस्तूरी का उठाएंगे, आप एएनपी का उठाएंगे, आपको कोई कोल्टे पाटिल का या कोई भी और प्रोजेक्ट लेंगे, तो उसमें भी यही प्राइसिंग है, क्योंकि अभी प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं बालेवाड़ी बानेर एरिया में। तो मुझे लगता है एक अच्छा प्राइसिंग है आपको, अगर आपने आप बाकी चीजों से सेटिस्फाई हैं तो इस प्रोजेक्ट में जाने में कोई इशू नहीं। राइट, रविंद्र साहब तो एक बढ़िया डेवलपर हैं और लोकेशन या फ्लडिंग को लेकर या रिवर वाले पॉइंट्स, ब्लू लाइन रेड लाइन को लेकर आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा सर ने कहा कि थोड़ा प्रीमियम रहता है इनके प्रोजेक्ट में, लेकिन वो आप अगर पे करेंगे तो फिर उस तरह की क्वालिटी भी आपको मिलेगी। तो कुल मिला के आगे बढ़ सकते हैं और गो हेड दे दिया है इसमें असलम साहब ने आपके लिए। अगला एक और ईमेल है हमारे पास और ये है मिस्टर हिमांश भट्ट का। दिल्ली से हमें इन्होंने ये मेल किया और बड़ा विस्तृत मेल है ये सर। ये पूछ रहे हैं कि करंटली तो ये दिल्ली में रहते हैं और लेकिन इनके कई फ्रेंड्स रिलेटिव जो कि दिल्ली एनसीआर के, इनफैक्ट मुंबई तक के हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जयपुर में आ रहे हैं। और इनका कहना है कि राजस्थान कई कारणों से लाइक बढ़िया एनवायरनमेंट है या मौसम बेहतर है, ट्रैफिक का उतनी समस्या नहीं है और एक हेरिटेज रिच स्टेट है और सिटीज़ हैं, तो इसलिए उसकी एक वैल्यू है। और इनका कहना है कि ये एक्टर्स वगैरह भी राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और यहाँ पर प्राइस भी अप्रिशिएट हो रहा है, जो इनका कहना है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इन सब बातों के चलते
ये जयपुर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इलाके देख रहे हैं, अजमेर रोड, सीकर रोड, दिल्ली रोड, टोंक रोड, और कुछ ऑप्शंस भी चाहते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मुझे याद आया असलम साहब की कई सालों पहले लगभग इन्हीं इलाकों की, इसी शहर की आप और हम बात किया करते थे, जब वहाँ पर एप्रिसिएशन नहीं था या प्रॉपर्टी का बूम तो आया था लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। अब एक बार फिर से शायद एक चर्निंग हो रही है, लेकिन इस बार क्या कहेंगे, क्या अब चीज़ें बदल रही हैं वहाँ? मुझे लगता है वैसे इनका सवाल हमारे साथ है क्यों, मुझे तो लगता है यही इन्होंने हमने अपडेट कर दिया है कि वहां पे क्यों ले रहे हैं प्राइस। राइट। मतलब आपने बोला कि सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एरियाज के नाम भी बता दिए, आपने ये भी बता दिया कि वहाँ एनवायरनमेंट अच्छा है, ट्रैफिक का इशू नहीं है, और अभी लाइक लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आपने आपके पास सब क्वेश्चंस के आंसर तो हैं, उसमें मैं इतना ही ऐड कर सकता हूँ कि हाँ, अभी वो टाइम आया है कि जो हम लोग, मैं और विपिन जी, हम लोग इसी शो पे डिस्कस करते थे कि ये जयपुर इज द वन डेस्टिनेशन, क्योंकि उस टाइम महिंद्रा ने भी वहां पे एक बड़ा महिंद्रा सिटी लॉन्च किया था। फिर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वहां से प्लान हुआ था और वहां से क्रॉस कर रहा था। और ये सब जो एरिया आपने बोले, अजमेर रोड, टोंक रोड एंड ऑल, वो सब एरियाज हमेशा से बहुत रहे। इसके अलावा मेट्रो उस टाइम वहां पे बनना शुरू हुआ था, तो हम उस एरियाज की बात भी करते थे, जगतपुरा एंड ऑल दैट। तो देखिए, जयपुर आपने तो बाकी खुद ही बताया है, जैसे मैंने बोला कि अपने आप में एक हेरिटेज सिटी है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अभी लोग वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरा एनसीआर इस टाइम हॉट है। आप अभी भी देखिए कि गुड़गांव में आपको प्राइसिंग कहाँ पहुंच गया है, किस अनबिलीवेबल प्राइसेस पे गुड़गांव में फ्लैट्स बिक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसका एक, ये मेरा व्यू है कि ये एक इसका मतलब जैसे कहते हैं एक रिपलिंग इफेक्ट है जो आसपास के एरियाज में हो रहा है। तो कहीं और जाने की अच्छा, और आपके बाद एक इतना अच्छा एक्सप्रेस वे बना है जहाँ पे अब 2 घंटे में आप जयपुर पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वही स्टोरी है जो मुंबई और पुणे की है, कि मुंबई में डेवलपमेंट शुरू हुआ तो उसका बहुत असर पुणे पे पड़ा और सडनली पुणे बिकम वेरी हॉट। तो वही एक रीजन है कि जब आपके पास एक्सप्रेस वे आ गया, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स और जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है बिटवीन द टू सिटी विल डेफिनेटली बढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो सिटी है उसका डेवलपमेंट होना शुरू होगा। तो रादर आप बाद में इन्वेस्ट करें, वहां इन्वेस्ट कीजिए और बाद में उसके जो बेनिफिट्स हैं वो एंजॉय कीजिए। तो यही एक रीजन मुझे दिखता है, क्योंकि जयपुर अपने आप में इकोनॉमी है, अपना कैपिटल है एक स्टेट का। तो डेफिनेटली उसको जितना भी वो प्रमोट करेंगे या जितना भी उसे इकोनॉमिकली वायबल बनाएंगे फॉर बाहर के लोगों के लिए, वो ओवरऑल स्टेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है इसी लाइन पे जयपुर का डेवलपमेंट हो रहा है, और आप भी डेफिनेटली आप वहां ले सकते हैं, और ये एक अच्छा डिसीजन भी रहेगा आपके लिए। ये लगभग वैसी चीज हो गई कि टाइमिंग होती है किसी भी चीज की। जब आज से 8-10 साल पहले हम जयपुर के लिए बात कर रहे थे, हो तब भी बहुत कुछ रहा था, लेकिन शायद वो टाइम नहीं आया था। अब वो एक टाइम आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब लोगों को शायद टियर 2 सिटीज की, क्लीन एनवायरनमेंट की, कम ट्रैफिक की, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्व पहले के मुकाबले ज़्यादा समझ में आ रही है। और खुद ही, जैसा असलम साहब ने कहा कि आपने कई कारण तो खुद ही लिखे अपने मेल में, तो गो अहेड हिमांशु साहब, आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर अब जयपुर को चुन सकते हैं, उन्हीं खूबियों के चलते जो आपने खुद ने भी महसूस की और हमें बताई है। राइट, इसी के साथ पता नहीं चला लेकिन वक्त हो गया है आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो असलम साहब, आपके साथ होता ही है कि जब बातचीत होती है तो टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा वक्त निकालते हैं हमारे दर्शकों के लिए और अपने अच्छे कीमती सुझाव, उनके सजेशंस, उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें देते हैं और एक मार्केट इनसाइट भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पे पधारने के लिए। चलिए, असलम जी को धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप भी वक्त निकालते हैं हमें ईमेल्स लिखने के लिए, हमें अपनी बातें बताने के लिए, हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, और बहुत शुक्रिया आपके इस भरोसे का। तो बस वो pg@moneycontrol.com, ये पता आपको पता है, नहीं है तो नोट कर ले, और अपना फ़ोन नंबर भी ज़रूर लिख दें अपने सवाल के साथ, ताकि हम कुछ और ज़रूरी चीज़ें हों, जानकारियाँ हों, ताकि आपको एक बेहतर सुझाव, बेहतर जवाब मिले तो आपसे ले लेंगे जनाब फ़ोन करके। बाकी तो सब अच्छा ही है। रियल एस्टेट का मार्केट कैसा है, इस पर काफ़ी चर्चा हो गई। आने वाले समय में बहुत इवेंट्स आ रहे हैं, आगे बजट है, तमाम चीज़ें हैं, तो नज़र रहेगी उन सब चीज़ों पर। इंटरेस्ट रेट पर भी कुछ चेंजेस अगर देखने को मिले तो मार्केट में और कुछ चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच आपसे इजाज़त लेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होनी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, नमस्कार।